जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र की बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे बनावट में कि बायोगैस संयंत्र ईंटों से बना एक गुंबद रूप संरचना है। इस टंकी में गोबर तथा पानी का घोल भर देते हैं तथा ड्रम के आकार वाली एक स्टील की बनी गैस टंकी टैंक में भरे गोबर के घोल के ऊपर उल्टी रख देते हैं। यही टंकी बायोगैस इकट्ठा करने के लिए होता है। गैस टंकी की चोटी पर एक गैस निर्गत होता है जिसमें गैस बल्ब होता है जिससे गैस निकलती है। आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कार्यविधि में लिखेंगे कि गोबर तथा पानी की बराबर मात्रा टैंक में मिलाकर एक घोल बनाया जाता है जिसे स्लरी कहते हैं। गोबर गैस तथा पानी के इस घोल को प्रवेश पाइप के द्वारा संपाचक टैंक में डाल दिया जाता है। अब फिर गोबर तथा पानी के घोल को संपाचक टंकी में लगभग 50 से 60 दिन के लिए ऐसे ही रखा जाता है। इस अवधि के दौरान गोबर और पानी की उपस्थिति में अनोक्सी सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्नीकरण होता है जिससे बायोगैस बनती है जो टंकी में इकट्ठा होते रहता है। फिर बायोगैस की निर्गत पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि महासागर की विभिन्न गहराइयों में अवस्थित जल के तापक्रमों के अंतर का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए कैसे किया जा सकता है, वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि महासागर की सतह पर स्थित पानी सूर्य द्वारा गर्म होता है जबकि इसकी गहराई में स्थित पानी अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप के अंतर का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन संयंत्रों में किया जाता है। यह संयंत्र तभी काम करता है जब सतह पर पानी और 2 किलोमीटर की गहराई तक पानी के बीच के ताप का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। गर्म सतह पानी का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को उबालने के लिए किया जाता है तथा द्रव के वाष्प का उपयोग जनित्र के टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। महासागर की गहराई से ठंडे पानी के ऊपर की ओर पंप किया जाता है और वाष्प को फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। इस प्रकार महासागर में ताप का उपयोग कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ भी लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आकार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। इसके फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जल ऊर्जा के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ यह है कि
यह ऊर्जा का नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त स्रोत है। और दूसरा लाभ लिखेंगे कि जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायक होते हैं। तो यही 2 लाभ यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है पवन तरंग और सी है ज्वार से ऊर्जा निष्कर्षण की सीमाएं क्या है। तो आइए यहाँ पे इन सभी का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पवन ऊर्जा की निम्न सीमाएं हैं। पहला सीमा लिखेंगे पवन ऊर्जा का उपयोग केवल उन स्थानों पर किया जाता है जहां अधिकांश समय हवा चलती है। और दूसरा है लिखेंगे कि टरबाइन को आवश्यक गति से घुमाने के लिए हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। और तीसरा लिखेंगे कि पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद हम लोग तरंग की सीमाएं लिखेंगे कि तरंग की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला सीमा लिखेंगे कि तरंग ऊर्जा तभी प्राप्त की जाती है जब तरंगे बहुत प्रबल हो, यानी कि बहुत अधिक होती है। और दूसरा लिखेंगे कि इसके यानी कि तरंग के उत्पादन में समय और स्थिति बहुत बड़ी परिसीमाएं हैं। फिर उसके बाद ज्वार ऊर्जा की सीमाएं लिखेंगे कि पहला कि ज्वार भाटा के कारण सागर की लहरों का चढ़ना और गिरना घूर्णन करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण होता है। तरंगों की ऊंचाई और बांध बनाने की स्थिति इसकी प्रमुख परिसीमाएं हैं। तो आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप में सूर्य की तुलना करें, यानी कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य में अंतर बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर लिखेंगे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जबकि सूर्य ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। और दूसरा अंतर लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन रासायनिक क्रियाओं से ऊष्मा और प्रकाश कम उत्पन्न करता है, जबकि सूर्य परमाणु संलयन द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन निरंतर ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है, जबकि सूर्य निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। और चौथा अंतर लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन पर मानव मन चाहे ढंग से उस पर नियंत्रण कर सकता है, जबकि सूर्य पर मानव मन चाहे ढंग से नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे अंतर के रूप में। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जैव द्रव्यमान और जल विद्युत की तुलना करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, इसमें अंतर बताना है। तो पहला अंतर लिखेंगे कि जैव द्रव्यमान ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत तभी है जब हम योजनाबद्ध तरीके से पेड़ लगाते हैं, जो कि जल विद्युत के मामले में नहीं है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि जैव द्रव्यमान से ऊर्जा चूल्हा या गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है, जबकि जल विद्युत के लिए नदियों पर बांधों के निर्माण की आवश्यकता होती है। और तीसरा अंतर लिखेंगे कि जैव द्रव्यमान केवल बायोगैस में परिवर्तित होने पर ही प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि जल विद्युत पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होता है। आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।